Hello students and welcome to our YouTube channel The Unfiltered Education. My name is Nikhil Saini and I am again in front of you with another The Hindu analysis video. तो आज हम बात करने वाले हैं 21 अक्टूबर 2022 के द हिंदू की। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस तरीके का डिस्कशन हमारे यहाँ पे डेली होने वाला है। और इसी के साथ साथ हम बहुत सारे अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, पॉलिटी के रिगार्डिंग बात करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री के रिगार्डिंग बात करेंगे और जितने भी सब्जेक्ट्स जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ज़रूरी हैं उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे चर्चा की जाएगी। तो अब आपका और समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का द हिंदू एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन आज की हेडलाइन से। ट्रूस अनाउंसेस एग्जिट, यूके टू गेट इट्स थर्ड पीएम इन 3 months। अब कहना तो नहीं चाहिए पर जिन्होंने हमारे ऊपर 200 साल राज किया, हमें बहुत ज्यादा लूटा, हमारी सारी संपत्ति ले गए और वहां पे अपने म्यूजियम में रख दिया। वहां का म्यूजियम और कुछ नहीं, सिर्फ चोर बाजार है। तो दिल को बहुत ही ठंडक पड़ती है जब वहां पे किसी तरीके की पॉलिटिकल क्राइसिस आती है। 3 महीने के अंदर तीसरा प्राइम मिनिस्टर। माना यह जा रहा है कि अब जो है अगले लीडरशिप की इलेक्शन नेक्स्ट वीक के अंदर होगी और कहा यह जा रहा है कि जो पुराने पीएम हैं बोरिस जॉनसन वो वापस आ सकते हैं। तो बहरहाल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज्यादा यूजफुल नहीं है, पर अच्छा लगा सुन के कि जिन्होंने हमें इतना लूटा आज वो भी कुछ ना कुछ परेशानी झेल ही रहे हैं। हम बोल सकते हैं ये कर्मों का फल मिल रहा है इन्हें। चलिए अब हम बात करते हैं आज के एडिटोरियल की, जिसके अंदर डिस्कस किया गया है ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी की रिपोर्ट के बारे में, जो कि सबमिट हुई थी सितंबर 9, 2022। अब इसके अंदर क्या बताया गया है, तो इसकी मेन रिकमेंडेशंस के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या मेन रिकमेंडेशन दी है इस कमेटी ने। सबसे पहले हिंदी शुड रिप्लेस इंग्लिश एज द लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन। अब एग्जामिनेशन में जहां इंग्लिश यूज हो रही है वहां पे क्या यूज होनी चाहिए, वहां पे हिंदी यूज होनी। दूसरी रिकमेंडेशन है दैट हिंदी शुड बी द ओनली मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन केंद्र विद्यालय। अब किसी भी प्रकार से केंद्र विद्यालय के अंदर इंग्लिश के अंदर स्टडी नहीं होनी चाहिए। स्टडी किसके अंदर होनी चाहिए, एजुकेशन किसके अंदर दिया जाना चाहिए, हिंदी के अंदर दिया जाना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, आईआईटीज और आईआईएम और अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर भी हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करना है। अब रिकमेंडेशन यहाँ पे सिर्फ रिकमेंडेशन नहीं है, इसे समझते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। ये कमिटी का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है। ये जितनी भी रिकमेंडेशन दी गई हैं ये अपने आप में कंट्रोवर्शियल बन जाती है। मैं आपके साथ साफ साफ ये शेयर करूंगा किस तरीके से, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नेशन कैसे बनता है। नेशन की जो डेफिनेशन आपके दिमाग में होगी वो होगी एज अ टेरिटरी वाइज, कि हम इंडिया एज अ नेशन है क्योंकि हमारी इतनी इतनी टेरिटरी है। जी नहीं, वो स्टेट है, वो इंडियन स्टेट है। जब हम नेशन की बात करते हैं तो नेशनलिज्म एक फीलिंग है। नेशनलिज्म फीलिंग किस तरीके से आती है, जब हमारी शेयर्ड हिस्ट्री हो, जब हमारी शेयर्ड लैंग्वेज हो, जब हम एक लैंग्वेज बोलते हो, हमारा एक तरीके का कल्चर हो। अब अगर आपका वो कल्चर नहीं है और आप पे कोई और कल्चर थोपा जा रहा है तो आप वहां पे एलिनिएटेड फील करेंगे। उसी तरीके से ये जो कमिटी की रिकमेंडेशन है, आप समझिए कि इंडिया इतना डाइवर्स नेशन है जिसके अंदर इतनी अलग अलग तरीके की भाषाएं बोली जाती हैं। तो क्या हम ऐसी लैंग्वेज जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन बोलती है इंडिया में वो सबके ऊपर लगा सकते हैं? ये जब ऑफिशियल लैंग्वेज का डिस्कशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हुआ तब भी बहुत ज्यादा हीटेड डिबेट हुई थी इस विषय के बारे में, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आज मैं अपने व्यूज यहाँ पे खुल के रखूंगा आपके सामने। इस एडिटोरियल के अंदर क्या शेयर किया गया है वो भी हम डिस्कस करेंगे और मैं चाहूंगा कि आप भी इसे समझे, नॉट ओनली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जाम बट इसकी जनरल अंडरस्टैंडिंग भी आपको होनी चाहिए कि क्यों इंपॉर्टेंट है डाइवर्सिटी को कैटर करना और क्यों ये इंपॉर्टेंट है कि हम कोई भी एक लैंग्वेज थोप नहीं सकते पूरे इंडिया पे। अब बात आ जाती है कि क्यों इस कमिटी की रिकमेंडेशन तो सुझाव होते हैं, पे इतना फोकस किया जा रहा है। इसके पीछे एक रीजन है। ये कमिटी बनी कौन से एक्ट के थ्रू है, तो ये कमिटी बनी है ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 के थ्रू, जिसका सेक्शन 4 ये कहता है कि एक कमिटी बनाई जाएगी जिसका काम ये होगा कि वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सबमिट करेगी। अब यहाँ पे एक और पेज आता है सामने जो इस कमिटी की रिकमेंडेशन को ऑब्लिगेटरी बना देता है प्रेसिडेंट के लिए इम्प्लीमेंट करना। सेक्शन 4 क्लॉज 4 ये सेक्शन मैंडेटरी बना देता है प्रेसिडेंट के लिए कि उसे ये रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट करनी ही पड़ेगी। अब जो मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा छेड़ी थी आपके सामने ऑफिशियल लैंग्वेजेस की, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो चलते हैं हम 1947 के दौरान,
जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट चल रही थी, और उस समय पे ये बहुत ज्यादा हीटेड डिबेट थी कि इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। तो पहले ये निर्णय लिया गया हिंदुस्तानी, दैट इज हिंदी प्लस उर्दू जो है वो लैंग्वेज होनी चाहिए, वो ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए। बट उसके बाद हिंदी को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट कर लिया गया। अब हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट करते वक्त भी बहुत ज्यादा इसका जो है अपोजिशन हुआ, और लाजमी भी था। वेस्ट बंगाल के अंदर हिंदी नहीं बोली जाती तो वो क्यों एक्सेप्ट करेंगे? पूरा जो साउथ इंडिया है वहां पे कौन हिंदी बोलता है, तो वो क्यों एक्सेप्ट करेंगे इसको? तो इसके लिए एक कॉम्प्रोमाइज सेटल डाउन किया गया, जिसके अंदर ये डिस्कस किया कि अब जो है हम हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना देते हैं, बट उसके साथ साथ 15 साल के लिए इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा देंगे। 1959 का समय आया, 15 साल अभी कंप्लीट नहीं हुए, 15 साल कंप्लीट होने वाले थे 1965 को। बट तभी से प्रोटेस्ट चालू हो गए, तभी से लोगों ने इसका विरोध चालू कर दिया। तब हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने यह कहा कि हम इंग्लिश को नहीं हटाएंगे जब तक कि नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स कंफर्टेबल नहीं है हिंदी के साथ, तब तक इंग्लिश कहीं पे नहीं जाने वाली। और इसी के लिए एक्ट बनाया गया, ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963, जिसके अंदर क्लियरली ये मेंशन्ड है कि इंग्लिश जो है इनडेफिनेटली, मतलब जब तक चाहे तब तक इंग्लिश को यूज किया जा सकता है एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। अब इस कमेटी की रिकमेंडेशन में एक टेक्निकल लूप होल भी है। फॉर एग्जांपल, मुझे काम दिया गया है कि मुझे हॉस्पिटल में पेशेंट्स की गिनती करनी है, उनके स्टैटिस्टिक्स को जांचना है, उनकी हेल्थ कंडीशन कैसी है। अब मैं वहां जाके ऐसा बोल दूं कि पेशेंट्स को ये दवाई दी जानी चाहिए या पेशेंट्स को यहाँ से ट्रांसफर वहां कर देना चाहिए, तो ये तो मेरा अरीना ही नहीं था, ये तो मेरे पास पावर ही नहीं थी। वैसा ही कुछ इस कमेटी ने किया। कमेटी की जॉब क्या थी? कमेटी की जॉब ये थी कि हिंदी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज पे अपनी रिकमेंडेशन देना, उसकी प्रोग्रेस के बारे में अपनी जानकारी देना। पर क्या उनसे ये पूछा गया था कि कौन से मीडियम के अंदर एजुकेशन दिया जाना चाहिए? ये तो उनकी पावर की बाहर की चीज थी, उनके पावर के अंडर ये आता ही नहीं है कि वो इस तरीके की रिकमेंडेशन दे। तो ये प्रेसिडेंट के लिए थोड़ा सा क्या है, प्रॉब्लमेटिक हो गया है कि क्या वो इन रिकमेंडेशन को माने भी या नहीं। दूसरी चीज, ये कमेटी की रिकमेंडेशन बात कर रही है इंग्लिश को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज हटाने की। अब ये कमेटी बनी कौन से एक्ट से है? ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963। उसी एक्ट के अंदर ये सिंपली दिया गया है कि एक तो कमेटी बनेगी जो कि इस तरीके से रिपोर्ट सबमिट करेगी प्रेसिडेंट को। दूसरा, क्लियरली क्लियरली लिखा है इंग्लिश जो है वो एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज काम करेगी इनडेफिनेट पीरियड तक, जब तक कि हम उसे रिपील ना करें तब तक। तो जिस एक्ट के थ्रू कमेटी बनी है, क्या उसी एक्ट के प्रोविजन को वो नल एंड वॉइड कर सकती है या खारिज कर सकती है? ये तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसके लिए तो फिर से पार्लियामेंट में आपको बिल लाना पड़ेगा, पार्लियामेंट से बिल पास करवाना पड़ेगा, और फिर ये काम कंप्लीट होगा। अब इसे और डीपली समझने की कोशिश करते हैं। अब ये समझिए, यहाँ पे एक्ट है, कौन सा एक्ट का नाम क्या है? एक्ट का नाम है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। इसके थ्रू ही कमेटी बनी। कमेटी कौन से सेक्शन के थ्रू बनी है? सेक्शन 4। ठीक, ये क्लियरली हमने डिस्कस कर लिया। अभी इसी एक्ट ने ये कह दिया कि इंग्लिश जो है वो अब इनडेफिनेट पीरियड तक रखी जा सकती है। तो क्या ये कमेटी, ये जो कमेटी है, ये पूरे पूरे एक्ट के अगेंस्ट जा सकती है? क्या ये इसके प्रोविजन को नल एंड वॉइड कर सकती है? तो ये तो उसकी पावर के बाहर ही चला गया। जिस एक्ट ने उस कमेटी को स्टैब्लिश किया था, ये तो उसी के खिलाफ जा रही। अब जिस तरीके से मैं डिस्कशन कर रहा हूं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है मैं किसी भी लैंग्वेज के खिलाफ हूं। चलो हम एक बार के लिए मान लेते हैं कि साउथ इंडियन स्टेट्स जो है वो हिंदी को विलिंगली एक्सेप्ट कर लेंगे, चलो ठीक है, हो गया। बट वहां के जो स्टूडेंट्स हैं, क्या वो उसको उतनी बेहतर तरीके से कोप अप कर पाएंगे? क्योंकि उन्हें हिंदी नहीं आती फिलहाल। और जब हम सेंट्रल सर्विसेज के एग्जामिनेशन की बात करते हैं, तो क्या वहां पे वो डिफीट फेस नहीं करेंगे? क्या वहां पे उन्हें फेलियर फेस नहीं करना पड़ेगा? तो ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर वो होता है तो हम क्या इम्बैलेंस नहीं देखेंगे रिप्रेजेंटेशन में, कि नॉर्थ इंडियन कैंडिडेट्स ज्यादा हैं और साउथ इंडियन कैंडिडेट्स कम है? तो ये चीज प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इस चीज का अंदाजा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को भी था, तो इसीलिए उन्होंने आर्टिकल 344 क्लॉज 3 को ऐड किया, जो कहता है ड्यू रिगार्ड टू द जस्ट क्लेम्स एंड इंटरेस्ट ऑफ पर्संस बिलोंगिंग टू द नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज इन रिगार्ड टू पब्लिक सर्विसेज। अभी इसी डिबेट को आगे ले जाते हुए मौलाना आजाद ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। उन्होंने कहा कि अगर लैंग्वेज की बात की जाए तो नॉर्थ और साउथ जो है वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं। इंग्लिश जो है, इंग्लिश ने दोनों को एक यूनियन के अंदर बांधा था, दोनों को वो एक साथ लेके आई। अगर इंग्लिश यहाँ से चली जाती है तो हम मान सकते हैं कि ये जो हमारा यूनियन है, ये जो हमारा रिलेशनशिप है, ये जो है रुक जाएगा वहीं पे, ये आगे नहीं बढ़ेगा।
नॉर्थ और साउथ में जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है। क्यों मैं इस तरीके से कह रहा हूँ? क्योंकि जो नॉर्थन लैंग्वेज है, जैसे कि हिंदी की हम बात करें तो वो इंडो यूरोपियन ग्रुप से आती है, और जब हम साउथ इंडियन लैंग्वेज की बात करें तो वो द्रविडियन ग्रुप से आती है। तो इसके लिए जब हम बात करें सिर्फ एक लैंग्वेज जो इंडो यूरोपियन ग्रुप से है उसे इम्पोज करने की, तो ऑब्वियसली वहां से हम फेस करेंगे रेजिस्टेंस। अभी इसी के लिए बताया गया है कंक्लूजन के अंदर कि हमें किसी भी तरीके से इंग्लिश को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं हटाना चाहिए और इसकी तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहिए। साउथ इंडियन स्टेट्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इंग्लिश को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज रखा जाए। अब पॉलिटिक्स की बात करें तो ये हमें क्लियरली दिखता है कि जब यूनियन गवर्नमेंट की बात आती है, केंद्र की सरकार की बात आती है, तो बहुत कम अधिकार रह जाता है साउथ इंडियन स्टेट्स के पास। बहुत कम इन्फ्लुएंस होती है उनकी यूनियन की पॉलिटिक्स के अंदर। पर अब अगर हम लैंग्वेज में भी इस तरीके की चीजें आगे लेके आएंगे तो उसकी वजह से इशू क्रिएट हो सकता है। यहां तक ये भी कहा पीडीटी आचार्य ने कि अब हमें जो है इसकी तरफ भी सोचना चाहिए कि इंग्लिश को भी दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए। अब विंटर सीजन आने वाला है और विंटर सीजन के साथ साथ ही क्रॉप्स को हार्वेस्ट किया जाएगा। जैसे ही क्रॉप हार्वेस्ट होती हैं तो स्मॉग की प्रॉब्लम हमारे सामने आती है। एनसीआर रीजन में स्मॉग काफी ज्यादा देखा जाता है। अब इसके पीछे क्या रीजन है और उसका सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे वो इस एडिटोरियल के अंदर डिटेल में बताया गया है। क्रॉप स्टबल बर्निंग हैज टर्न टू इंडियाज पब्लिक डिस्कोर्स। फिर से हमारे सामने क्या आ गया है? क्रॉप स्टबल बर्निंग। अब स्टबल क्या होता है, जिनको नहीं मालूम उनके लिए मैं बता देता हूं। स्टबल बेसिकली आपने देखा होगा कि हार्वेस्ट हम जैसे ही कर लेते हैं तो ग्रेन्स निकाल लिए जाते हैं। जो हमें चाहिए ग्रेन्स वो हम निकाल लेते हैं, और उसके अलावा जो रिमेनिंग प्रोड्यूस बच जाता है, स्पेसिफिकली अगर मैं आपको थोड़ी सी उसकी रिप्रेजेंटेशन दूं तो जो स्टेम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, शाफ्ट या फिर अदर जो प्रोडक्ट है जो ग्रेन्स निकालने के बाद बच जाता है उसे हम बोलते हैं स्टबल। अब इसे बर्न किया जाएगा। फिर से वही चीजें चालू हो जाएंगी कि इसमें आपकी गलती है, यूनियन गवर्नमेंट की गलती है, स्टेट गवर्नमेंट की गलती है, फार्मर्स को ब्लेम किया जाएगा। बोला जाएगा कि फार्मर्स जो है ध्यान नहीं देते, पॉल्यूशन फैला रहे हैं। बट इन सारी चीजों का कोई भी मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि ब्लेम गेम है सिंपली। अब आप ब्लेम गेम करते जाइए, एक दूसरे को ब्लेम करते रहिए, कोई फायदा नहीं निकलने वाला। सोल्यूशन क्या है? हमें ढूंढना है सोल्यूशन। तो वो सोल्यूशन के बारे में यहाँ बात की गई है। पहली चीज इन्होंने ये बोला कि आप जो शॉर्ट टर्म इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं या शॉर्ट टर्म सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं उसका कोई भी मीनिंग नहीं है, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा पुरानी है। अब इस प्रॉब्लम की हिस्ट्री बताई गई है। मैं आपको इस प्रॉब्लम की हिस्ट्री बताता हूं जिसे आप एज अ स्टोरी याद रख सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 1960s के दौर में हमने ये चीज देखी कि हमारे यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन काफी ज्यादा कम था और हमारे यहाँ पे फूड सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा दिक्कत थी, फूड इनफ नहीं था। अब उस चीज से निजात पाने के लिए हम किसकी तरफ बढ़े? ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ बढ़े। ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर इंसेंटिव दिया गया हरियाणा और पंजाब के फार्मर्स को कि आप पैडी और वीट उगाएं, और इसके लिए उन्हें जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस दी गई, और उनके साथ आई गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने गारंटी दी कि हम आपसे प्रोडक्ट खरीदेंगे। अब यहाँ पे इन दोनों की एक पार्टनरशिप बन गई। पार्टनरशिप और ज्यादा मजबूत हुई आने वाले समय में जब यहाँ पे सब्सिडी मिली इलेक्ट्रिसिटी के लिए, फर्टिलाइजर के लिए। उन्हें जो है क्रेडिट काफी आसानी से मिलने लगा, फार्मर्स को क्रेडिट काफी आसानी से मिलने लगा, और बहुत सारे अलग अलग तरीके के यहाँ पे जो है इंसेंटिव्स दिए गए। तो ये पार्टनरशिप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई। हमने देखा इसका परिणाम कि गोडाउन्स जो है खचाखच भरे जाने लगे ग्रेन्स के साथ, और उसी के साथ साथ लोगों को खाने के लिए काफी अच्छी तरीके से प्रोड्यूस मिल रहा था। ग्रेन्स की कमी नहीं रह रही थी। बट अगर यहाँ पे एक बेनिफिट था तो नुकसान था एनवायरनमेंट को। हमने देखा बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड यूज किया जा रहा है, बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर यूज किया जा रहा है, और उसी के साथ साथ जो ग्राउंड वाटर है वो धीरे 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 करते हुए खत्म होते जा रहा है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए पंजाब और हरियाणा गवर्नमेंट ने जल्दी से क्या है वाटर कंजर्वेशन लॉ सामने लाए। अब यहाँ पे उस पर इतना ज्यादा विचार विमर्श नहीं किया गया, सोचा कि वाटर कंजर्वेशन लॉज ही तो है, क्या ज्यादा नुकसान हो जाएगा या इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकल सकते हैं। बट ऐसा बोला जाता है कि एक जगह अगर तितली अपने पंख फड़फड़ा रही हो तो दूसरी जगह जो है तूफान आ सकता है। वैसी कुछ घटना यहाँ पे घटी, उतनी एक्सट्रीम नहीं, बट उसी का ये जो है परिणाम निकला। कैसे कह रहा हूं मैं ये चीज? क्योंकि उसके बाद पंजाब और हरियाणा गवर्नमेंट ने इस चीज पे फोकस किया कि फार्मर्स जो है मानसून का यूज करें अपनी क्रॉप्स उगाने के लिए। पहले जब पानी की सप्लाई अच्छी खासी हो रही थी तो जो हार्वेस्टिंग सीजन था उसमें ऊपर नीचे अगर कुछ हो तो चल जाता था। बट आप मानसून को तो ऐसा बोल नहीं सकते कि भाई हमने हमारी फील्ड साफ नहीं करी तो आप जो है बाद में आना, ऐसा तो हम कर नहीं सकते। तो अब क्या किया जाए?
अब क्या सोल्यूशन निकाला जाए। अब सोल्यूशन ये था कि फील्ड को जल्दी से जल्दी क्लियर किया जाए खारिफ सीजन के बीच में और राबी सीजन के बीच में। अब जल्दी से जल्दी किस तरीके से क्लियर किया जा सकता है, इसका सिंपल सोल्यूशन है जो स्टबल है उसे जला दो, उसे बर्न कर दो। तो ये प्रॉब्लम इस तरीके से हमारे सामने अराइज हुई और हमने देखा कि धीरे 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 पॉल्यूशन किसकी तरफ फैलने लगा, दिल्ली एनसीआर, बिहार, वेस्ट बंगाल, और ये पॉल्यूशन की दिक्कत बहुत ज्यादा हमारे सामने आई। अब इसके लिए शॉर्ट टर्म सोल्यूशन सामने लाए गए। शॉर्ट टर्म सोल्यूशन जो इनसाइड थे, मतलब फार्म के अंदर ही किए गए, उसमें था हैप्पी सीडर्स एंड बायो डिकम्पोजर्स। तो हैप्पी सीडर्स क्या करता है, जो स्टबल है उसे वापस अर्थ के अंदर डाल देता है, और बायो डिकम्पोजर मतलब उसे डिकम्पोज किया जाता है। दूसरा जो है साइट के बाहर वाले सोल्यूशन, सारा स्टबल कलेक्ट किया गया, उन्हें बॉयलर्स के अंदर यूज किया गया, उसके अलावा उनसे एथेनॉल बनाई गई। उसके अलावा अगर वो उन्हें जला ही रहे हैं और हमें जलाना ही पड़ेगा तो कम से कम उसका थोड़ा तो बेनिफिट हो। यहाँ पे बिना मतलब पॉल्यूशन हो रहा है, अगर थर्मल प्लांट के अंदर उसे जलाया जाएगा तो पॉल्यूशन तो होगा बट एटलीस्ट हम कुछ एनर्जी तो डेवलप कर पाएंगे। तो उन्हें कोल के साथ जलाया जाने लगा, बट इसका कुछ ज्यादा परिणाम निकला नहीं। इकोनॉमिक इंसेंटिव्स भी दिए गए फार्मर्स को। अब ये फार्मर्स कोई छोटे मोटे फार्मर्स नहीं है, ये पंजाब और हरियाणा के जमींदार हैं जिनके पास पैसों की बिल्कुल कमी नहीं है। तो उन्हें इन इकोनॉमिक इंसेंटिव से क्या मतलब, वो तो फटाफट जलाएंगे और दूसरी क्रॉप लेके आएंगे जिससे उन्हें ज्यादा बेनिफिट होगा। तो इसके लिए इकोनॉमिक इंसेंटिव्स भी ज्यादा हेल्पफुल साबित हुए नहीं। तो अब क्या किया जा सकता है, किस तरीके से इस प्रॉब्लम से निजात पाई जा सकती है। तो यहाँ पे हम वापस चलेंगे उसी रीजन की वजह से जिस वजह से पैडी और व्हीट को ग्रो किया गया था। क्यों? क्योंकि वहां पे डिमांड ज्यादा थी। अब यहाँ पे क्या सोल्यूशन बताया गया है कि पैडी को इस रीजन के अंदर स्ट्रेटेजिकली रिड्यूस किया जाए। कैसे रिड्यूस करेंगे आप, उतनी ही डिमांड वाला, उतनी ही हाई यील्डिंग क्रॉप वहां पे लेके आए, जैसे कि कॉटन, मेज, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स, ये वहां पे लेके आए। अब फार्मर्स को आप जाके बोलेंगे कि आज से पैडी उगाना बंद, तो वो आपकी सुनेंगे जी? नहीं सुनेंगे, नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें बेनिफिट मिल रहा है उस चीज से। ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, एक रेपो बिल्ड करनी पड़ेगी और उन्हें जो है फाइनेंशियल सपोर्ट देना पड़ेगा। सो हमें लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा, आगे का सोचना पड़ेगा, और इन सारी चीजों से जो है हम इस तरीके का पॉल्यूशन डिक्रीज कर पाएंगे। So this was all about today's analysis. I hope you like this video lecture. Please like, share and subscribe. Thank you very much for watching.